इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है और वर्षा नहीं होती है तो अकाल हो जाता है। जब प्रकृति जंगल के पेड़ में सब कुछ दे रही है तो मेरे खेत में क्यों नहीं देगी? जो नियम जंगल में काम करे वही मेरे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। आगे आने वाले दिनों में मार्केटिंग की हम पूरी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हर जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर कम से कम जिला में 10 जगह ऐसी मार्केट व्यवस्था हो जहां प्राकृतिक खेती का किसान आए और अपना सामान बेच सके और उपभोक्ता को उसकी जानकारी हो ताकि उनको भी लेने में दिक्कत न आए। आज अरबों खरबों रुपया लोगों के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल दवाइयों के खर्चे हैं। आदमी जब स्वस्थ होगा तो ये खर्चा भी तो बचेगा। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुनी खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सोचिए आप, कितना इस दिशा में कोई नहीं सोच रहा, चर्चा ही नहीं होती है। अनाज के बिना तो 15 दिन जीवित रह सकता, हवा के बिना तो 3 मिनट में राम नाम सतह है। तो हवा तो शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए ना जी। इस गुजरात में ऐसे भी किसान इस समय हैं, और एक दो नहीं है, सैकड़ों हैं, जो 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपया प्रति एकड़ प्राकृतिक खेती से कमा रहे हैं। आपको वो मिलवाए जा सकते हैं। क्या ये माना जाए कि इसमें ये खेती में ऋषि का तप, ऋषि की पवित्रता और ऋषि की शुद्धता, ये तीनों सम्मिलित है? इसको लेकर ये कोई वजह है या और कोई बात है? नमस्कार, नेशन प्लस न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं वशिष्ठ शुक्ल। एक तरफ ये देश आज़ादी के अमृतकाल में से पसार हो रहा है, वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने 2 बड़ी संकल्पना की। एक थी विश्व की सबसे बड़ी और तीसरी अर्थव्यवस्था बनना, और दूसरा 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को परिपूर्ण करना। दोस्तों, ये बड़ी संकल्पना में सबसे अहम रोल अगर कोई अदा कर सकता है तो वो है देश का किसान। और प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों की जिंदगी का आमूलचूल परिवर्तन चाहने वाले गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की भूमिका को कौन नजरअंदाज कर सकता है। आज आचार्य देवव्रत जी खुद नेशन प्लस न्यूज के साथ बात करेंगे कि आने वाले दिनों में प्राकृतिक खेती किस तरीके से गेम चेंजर साबित होगी। आचार्य जी, नेशन प्लस के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ल जी। जी आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके अथक प्रयासों के चलते क्या आप ये कह सकते हैं कि अब लोगों में प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ी है? निश्चित रूप से आज भारत के किसानों के बीच में मैं लगभग उत्तर भारत के बहुत प्रांतों में गया हूँ, और किसान इस समय इस बात के लिए चिंतित है कि हम यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड हर वर्ष बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही। और वो ये भी अनुभव करने लगे हैं कि हमारी जो जमीन है उसका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह खराब हो रहा है। इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है और वर्षा नहीं होती है तो अकाल हो जाता है। जबकि जो प्राकृतिक खेती है इसमें अर्थवर्म, केचुआ जो है वो भारी मात्रा में पैदा होता है। मेरे जो अपने खेत हैं उसमें 1 एकड़ में 10 से 15 लाख केचुआ काम करता है,
और वो रात दिन यूं छेद करता और इस छेद से आता है, इससे जाता और इससे आता है। और ये जो केचुआ है ये किसान का इतना बड़ा मित्र है कि ये अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है और इसका पूरा शरीर जो है प्रोटीन का है, वो एक प्रकार से ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है। और ये केचुआ 8 से 10 फीट तक धरती में छेद करता है। और ये भारतीय केचुए की विशेषता, जो विदेश से वर्मी कंपोस्ट के लिए आयात किया जाता वो मिट्टी नहीं खाता, वो केवल गोबर खाता है। और ये नीचे धरती में जब छेद करता है तो शरीर से वर्मी वोश से जमीन को लीपते जाता है। 8-10 फीट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती, उपजाऊ होती है। और ये जो भारतीय केचुआ है प्राकृतिक खेती से जो बढ़ता है, ये जब नीचे की खनिजपूर्ण मिट्टी खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता है तो उसी खेत की मिट्टी से इसके पेट से निकली मिट्टी में 6 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज़्यादा पोटास है। और जब ये केचुआ अपनी आयु पूरी करके मरता है तो धरती के 16-17 पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और ये इतनी बड़ी संख्या में 40-50 हजार को जन्म देता है, मरता है, जन्म देते मरते हैं, तो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं। और जो मिट्टी खा के निकालता वो धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। और ये इतने छिद्र धरती में करते हैं कि धरती को मुलायम बना देते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं। जब वर्षा बरसती है तो प्राकृतिक खेती का पानी बह करके नहीं जाता, बाढ़ नहीं लाता, वो धरती माँ ही पी लेती है और पूरा पानी धरती के पेट में चला जाता है। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये, इसको हम कतई भूल गए हैं। अब सारी धरती का केचुआ मार दिया, अर्थवर्म, और इसका परिणाम धरती पत्थर हो गई, बंजर हो गई, पानी पीती नहीं। ये जो यूरिया डीएपी है, इसमें आधा तो लगभग नमक की मात्रा है इसमें, जो धरती के स्रोत को बंद कर देता है और उससे पूरे देश की धरती पानी पीना बंद कर गई। इसका एक ये बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। दूसरा, मैंने सूक्ष्म जीवाणुओं की बात की जी। सूक्ष्म जीवाणु जो देसी गौ माता है, ये हमारी भारतीय मूल नस्लें, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, कांकरेज, लाल सिंधी, ये जो भारतीय ब्रीड जितनी भी इंडिजिनस गाय, इनके 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं और गौमूत्र खनिज का भंडार है। प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं। तो जीवामृत जो बनाने की विधि है, हम एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं, 180 लीटर लगभग पानी डालते हैं। ये भारतीय नस्ल की देसी गाय 24 घंटा में 8 से 10 किलो गोबर, इतना ही गौमूत्र देती, उस ड्रम में छोड़ देते हैं। और उस ड्रम में हम 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन डालते हैं और 1.5 से 2 किलो कैसा भी खराब पुराना गुड़ डाल देते हैं और पेड़ के नीचे की 1 पाव भर मिट्टी डालते हैं। पेड़ के नीचे की क्यों, खेत की क्यों नहीं डालनी? क्योंकि खेत में कुछ बचा नहीं, यूरिया डीएपी ने सब जीवाणु मार दिए। पेड़ के नीचे अभी यूरिया डीएपी किसी ने डाला नहीं, वहाँ सूक्ष्म जीवाणु का भंडार है, इसलिए वो डालना है। अब इसके साइंस को देखिए, हमारी जो विज्ञान क्या है। जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे जो डाला? 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को दाल का बेसन हमने प्रोटीन के रूप में दिया, वो उससे बलवान होंगे, पहलवान होंगे। गुड़ दिया तो उससे मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। और जो मिट्टी डाली है, इन सब से मिलके उसमें कल्चर बनता है, जाग बनता है, मेलवन बनता है, आपस में वो बढ़ते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में सिद्ध करके हमें दिया कि इस ड्रम में
7 दिन के बाद ये सूक्ष्म जीवाणु अगले 7 दिन तक हर 20 मिनट में डबल होते हैं। यानी कि 30 लाख करोड़ अगले 20 मिनट में 60 लाख करोड़, फिर 120 लाख करोड़, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती है। जब किसान स्प्रिंकल से, ड्रिप से या फ्लड इरिगेशन एकड़ में करता है तो ये पानी जब पूरे खेत में फैलेगा तो ये सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं में जाकर फिर कल्चर बनेगा और इनकी संख्या असंख्य होगी, गिन नहीं सकते। और ये सूक्ष्म जीवाणु एक प्रकार के नहीं, सैकड़ों प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। यही सूक्ष्म जीवाणु हैं जो पौधे के भोजन का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए जी, जंगल में हम जाते हैं, वहाँ सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे हैं। जंगल में यूरिया कौन डालता है, डीएपी कौन देता है, पानी कौन देने जाता है, पेस्टिसाइड कौन डालता है, गोबर की खाद कौन डालता है? कोई भी नहीं। लेकिन वहाँ हर पेड़ हरा भरा है, हर वनस्पति हरी भरी है। जंगल का पेड़ समय आता तो फलों से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ के आप प्रयोगशाला में ले जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ उसमें। वो कहाँ से आ गया? जब प्रकृति जंगल के पेड़ में सब कुछ दे रही है तो मेरे खेत में क्यों नहीं देगी? जो नियम जंगल में काम करे वही मेरे खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। जी, मगर आचार्य जी आपने बहुत ठीक कहा कि अल्टीमेटली, मगर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर जो प्राकृतिक खेती जो किसान करता है, तो जैसे मैं वडोदरा से हूँ तो वडोदरा में वाघोड़िया है, माजलपुर है, 2-3 किसान कर रहे हैं, मगर उनको अपनी उत्पाद लोगों तक पहुंचाने के लिए या तो फिर कलेक्टर ऑफिस में अपना ठेला लगाना पड़ता है। तो इनके बीच में कुछ ऐसा कोई ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है क्या? वो देखिए, आज ही हमारी बैठक हुई, हमने अब एक नियम बना लिया है कि आगे आने वाले दिनों में मार्केटिंग की हम पूरी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। एफपीओ डॉक्टर हमारे सीके टिम्बड़िया जी, जो हमारी प्राकृतिक यूनिवर्सिटी हलोल में पहली, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी गुजरात में बनी है, वहाँ वो प्राकृतिक खेती के एफपीओ बना रहे हैं, जिसमें किसानों की फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने ये जो देखी समस्या, ये सब जगह नहीं है। मेरे पास ऐसे यहाँ पर हजारों किसान हैं जिनको अपना सामान बेचने के लिए बाजार तो क्या, घर में ही आके लोग ले जाते हैं और वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं। आज कैंसर से कोई नहीं शुक्ल जी मरना चाहता, बस उसको ये विश्वास हो कि ये शुद्ध प्राकृतिक है। न लोग रेट कीमत देने में दिक्कत महसूस करते हैं, न लेने में। तो इसके लिए हम इस दिशा में बहुत प्रयत्न करने जा रहे हैं कि हर जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर, कम से कम जिला में 10 जगह ऐसी मार्केट व्यवस्था हो जहां प्राकृतिक खेती का किसान आए और अपना सामान बेच सके और उपभोक्ता को उसकी जानकारी हो, ताकि उनको भी लेने में दिक्कत न आए। और इसके लिए हमारे जितने भी कलेक्टर हैं, डीडीओ हैं, उनको भी इस बात का सरकार की ओर से आग्रह किया गया कि वो इस दिशा में सहयोग करें, और वो सब इस दिशा में करने लग चुके हैं। जी, आचार्य जी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं कि अगर देश की दिशा बदलनी है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और पिछले कुछ समय से देखा गया कि उन्होंने जो जिस तरीके से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, या फंड की घोषणा हो, कुछ भी हो, तो आप मानते हैं कि ये सही मायने में आने वाले दिनों में बड़ा गेम चेंजर साबित होगा प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, और प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी भी ये बात, अमित शाह जी अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए आने वाला समय प्राकृतिक खेती का रहेगा, क्योंकि सारे विश्व में उस अनाज की डिमांड है जो जहर रहित है।
अपने देश में जिन जिन जिलों में, जिन जिन प्रांतों में यूरिया डीएपी की मात्रा जितनी ज़्यादा पड़ रही, वहाँ के अन्न को विदेश में कुछ देश के लोग तो लेते ही नहीं हैं। अब यूरोप के देश हमारे चावल को नहीं खरीदता, हमारे अनाजों को जब वो टेस्टिंग करते हैं तो उसमें यूरिया डीएपी की मात्रा इतनी मिलती, वो लेते नहीं। तो इससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता। यदि प्राकृतिक आहार होगा तो इसका परिणाम कितना सुखद होगा। आज अरबों खरबों रुपया लोगों के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल दवाइयों के खर्चे हैं। आदमी जब स्वस्थ होगा तो ये खर्चा भी तो बचेगा, धरती बंजर होने से बचेगी। और आपके लिए शुक्ल जी, पर्यावरण के लिए रासायनिक खेती कितनी खतरनाक है आप इससे समझिए कि जब किसान यूरिया डीएपी को यूं खेत में छिड़कता है तो इसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जब आकाश की हवा के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती जिसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुनी खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सोचिए आप, कितना इस दिशा में कोई नहीं सोच रहा, चर्चा ही नहीं होती है। हजारों लाखों टन यूरिया डीएपी धरती पर आए साल बिखेरा जाता है, और वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आके नाइट्रस ऑक्साइड आकाश वातावरण को दे रहा है, हम केवल उत्पादन की चिंता करते हैं। ये भी तो देखें ना कि जब आदमी को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, अनाज के बिना तो 15 दिन जीवित रह सकता, हवा के बिना तो 3 मिनट में राम नाम सत है। तो हवा तो शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए ना जी। तो इसमें रासायनिक खेती बहुत खतरनाक है पर्यावरण बिगाड़ने में। मगर आचार्य जी, जो रासायनिक विक्रेता है वो बार बार उनकी आय को लेकर किसानों की, अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपकी आय कम हो जाएगी, ये मामले में भ्रमित करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि उनको भी अब काउंटर करने की सही मायने में ज़रूरत है? देखिए, लोग अपना अपना हित देखते हैं, लेकिन सही माने में प्राकृतिक खेती यदि विधिवत किसान करे, हमारे 5 आयाम है प्राकृतिक खेती के। शुद्ध बीज का चयन और उसको बीजामृत से संस्कारित करना, धरती को जोत के घन जीवामृत प्रति एकड़ कम से कम 1 टन उसमें डालना, फिर बीज बोना, और जब बीज उग जाए तो उसको आच्छादन करना, मल्चिंग करना, ढक देना धरती को, और उसके बाद जब भी पानी दे तो जीवामृत दे, और उसी से उसका 15-20 दिन में स्प्रे करे, और एक ही समय अनेक फसल बोए। जैसे अब गेहूं बोया तो बीच में चना लगा दो, चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा, उसमें धनिया है, कहीं मूली है, कहीं शलजम है, कहीं गाजर है, ऐसे कहीं अपना मटर है, ऐसे बीच में मल्टी क्रॉप एक समय। उससे क्या होगा कि एक इकोसिस्टम बनता है, एक पौधा दूसरे को मदद करता है आगे बढ़ने में। जंगल में देखो ना, हजारों तरह के पेड़ पौधे हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत है। इस प्राकृतिक खेती में जो मूल फसल है वो सीधी बचत है, और बाकी जो लगाई जाती है उससे सारे खर्चे निकल जाते हैं। इस गुजरात में ऐसे भी किसान इस समय हैं, और 1-2 नहीं है, सैकड़ों हैं, जो 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपया प्रति एकड़ प्राकृतिक खेती से कमा रहे हैं। आपको वो मिलवाए जा सकते हैं। तो ये धारणा कि इसमें उत्पादन घटेगा, किसान की आय घटेगी, ये दुष्प्रचार है। धीरे धीरे मैं भारत के किसानों को आग्रह करूंगा, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वो कम से कम उतना जरूर 5 आयाम पूरे करते करें जो अपने घर के लिए उपयोग की चीज़ें। अपने घर में जितनी साग भाजी है, गेहूं चावल है, जो खाने की, उतनी ही वो कम से कम अपने लिए पैदा करेंगे, तो वो धरती भी स्वस्थ बन जाएगी, लोगों का भी स्वास्थ्य बचेगा, और इस प्राकृतिक खेती की समझ बढ़ेगी, तो अपने आप पूरे खेत में करेंगे। अब मैं अपने 180 एकड़ में करता हूँ, यदि मेरे को घाटा होता तो मैं क्यों करता उसे। और यहाँ लाखों किसान केवल गुजरात में करते हैं और देश के अलग भागों में करते हैं, यदि उससे घाटा होता तो वो क्यों करते उसको।
तो ये धारणा एक दुष्प्रचार है। धीरे धीरे हम प्रचार करके ट्रेनिंग दे दे के इस लोगों के भय को मुक्त करेंगे। जी आचार्य जी, मेरा अंतिम सवाल है, प्राकृतिक खेती को रूसी खेती भी कही जाती है, तो क्या ये माना जाए कि इसमें ये खेती में रूसी का तप, रूसी की पवित्रता और रूसी की शुद्धता, ये तीनों सम्मिलित है, इसको लेकर ये कोई वजह है या और कोई बात है? नहीं, ऐसा ये हमारी धार्मिक धारणाएं अच्छा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती इसलिए ऋषि कृषि कहते हैं कि प्राचीन काल के जो ऋषि लोग जंगलों में आश्रमों में रहते थे, हर आश्रम जंगल में होता था, वहाँ गौएं होती थी, गौओं के द्वारा कृषि गोबर गौमूत्र भी प्रयोग होता था, बैल की खेती थी। तो ऋषि जो कृषि करते थे आज उसी कृषि की हम बात करते हैं, तो ये प्राकृतिक खेती ऋषियों की कृषि पद्धति है, तो इसलिए ऋषि कृषि हम इसको बोल देते हैं। जी तो और कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप अपने बालकों के भविष्य के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रात और दिन तप और अपने कर्म योग से भारत के चहुमुखी विकास का जो अभियान चलाए हुए हैं, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को भी प्रारंभ किया है। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि भारत का किसान समृद्ध हो, उसकी धरती आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ मिले, पानी शुद्ध और ठीक मिले, हवा शुद्ध मिले और पर्यावरण भी बचे, लोगों का स्वास्थ्य भी बचे और देसी गौ माता का संवर्धन पालन स्वतः हो जाएगा, क्योंकि ये खेती देसी गौ आधारित कृषि है, इसमें खर्चा भी नहीं होगा और 1-2 साल में समझ के बाद अपने आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पूरे खेत को मत एकदम बदलो, उतना शुरू करो जो आपके घर की आवश्यकता, जब आप में विश्वास बढ़ेगा तो अपने आप आगे आएंगे। यही मेरा नम्र निवेदन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो ये थे गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्राकृतिक खेती के नाम पर बरगलाने वाले तत्वों से दूर रहे, क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसान अपनी जिंदगी का में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है, तो वो आने वाले दिनों में देश की दिशा और दशा भी बदलने में कारगर साबित हो सकता है। कैमरामैन नवनीत परमार के साथ वशिष्ठ शुक्ल, नेशन प्लस न्यूज़, गांधीनगर। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।